नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी अभय वर्मा की है। कैसे एक भूतिया में उनका सामना एक भयानक घटना से हुआ, सुनते हैं उनकी कहानी। पर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकेंगे। और अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने का। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। भोपाल शहर की सीमा से थोड़ी दूर भोजपुर रोड पर एक नया अपार्टमेंट प्रोजेक्ट तैयार हुआ था। गुलमोहर ग्रैंड रेसिडेंसी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती लिफ्टें, बच्चों के फ्लैट नंबर 703, टावर भी, जिसके अंदर कभी कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। अभय वर्मा, 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीलम वर्मा, उसकी पत्नी स्कूल टीचर काव्या, उनकी 8 साल की बेटी राजा, परिवार का पालतू कुत्ता लैब्राडोर, वॉचमैन किशन, अपार्टमेंट का बुजुर्ग चौकीदार। अभय और नीलम ने जब फ्लैट 703 लिया तो उन्हें पहले से कम दामों में मिलने वाला ये सी फेसिंग फ्लैट किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। सोसाइटी का गार्ड किशन उन्हें देखकर कुछ घबरा गया था। जब उन्होंने सामान ट्रक से उतारना शुरू किया, किशन धीरे से अभय के पास आया। साहब, आप यहीं शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ किशन जी, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं साहब, बस ऐसे ही पूछा। ये फ्लैट कुछ अजीब है। अभय ने बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन किशन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। रात होते ही सब थक कर सो गए। राजा को डॉग हाउस बालकनी में रखा गया। काव्या अपने कमरे में सो रही थी और अभय नीलम ने अपने कमरे में एक नई शुरुआत का जश्न मनाने के लिए रेड वाइन की बोतल खोली। तभी आधी रात को राजा की जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अनजान परछाई बालकनी में घूम रही हो। अभय उठकर गया। देखा, राजा कोने में दुबका हुआ था और बालकनी की दीवार को लगातार घूर रहा था। वहां कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। कमरे के अंदर लौटते ही अभय को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से सांस ले रहा हो। अगली सुबह काव्या ने कहा, पापा, रात को मेरे कमरे में कोई और भी था। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी गुड़िया छूकर क्यों सोई। नीलम ने इसे बच्चे का सपना समझकर अनसुना कर दिया, परंतु बात यहीं खत्म नहीं हुई। शाम को नीलम जब वॉशरूम में शीशा साफ कर रही थी तो अचानक उसमें एक पल के लिए एक औरत की धुंधली परछाई दिखी। लंबे बाल साड़ी में लिपटी और आंखों से खून टपकता हुआ। नीलम की चीख निकल गई, अभय, शीशे में कोई था। अभय ने दौड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर उंगलियों के लाल निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से खून में उंगलियां डुबोकर रगड़ दी हों। अभय अब उलझन में था। उसने किशन से बात की। किशन जी, सच बताइए, इस फ्लैट में क्या हुआ है? किशन ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, साहब, 3 साल पहले यहां एक औरत थी, रजनी मिश्रा। वो अकेली रहती थी। उसका पति अक्सर बाहर रहता था। एक रात उसने अपनी बच्ची को नहलाकर बाथरूम में डुबो दिया और फिर खुद को बालकनी से फेंक दिया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। वो हर उस औरत को मारना चाहती है जो अपनी बेटी के साथ यहां रहती है। अभय सन्न रह गया। उस रात नींद किसी को नहीं आई। हर कोना जैसे किसी की निगाहों में था। दीवारों से आवाजें आती थीं। मेरी गुड़िया कहाँ है? रात गहराने लगी थी। दीवारों में फिर से हल्की खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई दीवार के अंदर से नाखून रगड़ रहा हो। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। काव्या बिस्तर पर करवट बदल रही थी। उसे बार बार एक ही सपना आ रहा था। एक औरत उसके सिरहाने बैठकर गा रही थी, सो जा मेरी गुड़िया, मां अब कभी नहीं आएगी। काव्या हड़बड़ाकर उठी। उसका तकिया भीगा हुआ था, लेकिन पसीने से नहीं, ठंडे पानी से। उसने नीलम को पुकारा। दोनों भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे। काव्या कांपती हुई बोली, मम्मी, वो औरत फिर आई थी। उसने मेरी गुड़िया उठाकर कहा, ये मेरी है, अब तू मेरी बन जा। नीलम ने जब काव्या का सिर सहलाया
तो उसकी हथेली पर खून के धब्बे थे। काव्या के सिर में हल्की सी कट थी, जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो। अभय अब तक सब कुछ साइकोलॉजिकल मान रहा था। नीलम, तुम दोनों बहुत ज्यादा सोच रही हो सकता है हमें बस ये घर सूट नहीं कर रहा। लेकिन नीलम को अब भरोसा हो चुका था, यहां कुछ है, कोई है जो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे हमला भी कर रहा है। वो अगली सुबह सीधा किशन चौकीदार के पास गई। किशन जी, मुझे सच सच बताइए, इस औरत रजनी के बारे में क्या और जानते हैं आप? किशन ने अपनी नजरें झुका ली। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने एक पुरानी चाबी नीलम की ओर बढ़ाई। मैडम, ये फ्लैट के स्टोर रूम की चाबी है। ऊपर 7वें फ्लोर की बाईं ओर एक छुपा हुआ कमरा है जहां कोई नहीं जाता। उस रात रजनी ने अपनी बच्ची को वहीं डुबाया था। अभय को जबरदस्ती साथ ले जाकर नीलम ने स्टोर रूम खोला। अंधेरे से भरे उस छोटे से कमरे में एक बासी बदबू थी, सड़ी हुई नमी, पुरानी दीवारें और एक कोना जहां दीवार पर कुछ उभरे हुए निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार पर लिखा हो। गुड़िया मेरी थी। कोने में एक लकड़ी का संदूक रखा था, ऊपर जाले, धूल और पुराने खून के धब्बे। अभय ने उस संदूक को खोला। अंदर एक पुरानी गुड़िया थी, लाल साड़ी पहने, एक आंख टूटी हुई और उसके बालों में खून के धब्बे सूख चुके थे। नीलम ने गुड़िया उठाई ही थी कि कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अचानक दीवारों से आवाजें गूंजने लगीं। तू मेरी गुड़िया क्यों ले गई? मेरी बेटी मुझसे क्यों छीनी? नीलम बेहोश होने लगी। अभय जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर लाया। उनके निकलते ही दरवाजा फिर अपने आप बंद हो गया। चाबी तक अंदर छूट गई। नीलम अब डर के बजाय जिज्ञासा में बदल गई थी। उसने स्थानीय लाइब्रेरी में जाकर रजनी मिश्रा के केस के बारे में फाइलें खंगालनी शुरू की। कई अखबारों की पुरानी कटिंग्स मिली। महिला ने बेटी को नहलाकर की हत्या, खुद दी जान, पति का था अफेयर। मौत से पहले सीवीसी में महिला बार बार बालकनी से किसी से बात करती दिखी थी, पर वहां कोई नहीं था। एक रिपोर्ट में लिखा था कि रजनी का पति अक्सर महिला मित्रों को फ्लैट में लाता था और बच्ची उनकी राह में रुकावट बन गई थी। उसे नींद की गोली देकर बाथरूम में डुबाया गया था, लेकिन पुलिस ने रजनी को ही दोषी मानकर केस बंद कर दिया। नीलम की आंखों में आंसू आ गए। ये आत्मा बदले में किसी और मां बेटी को नुकसान पहुंचा रही है। उसी रात 2:27 पर घर की सारी लाइटें अपने आप बंद हो गईं। मोबाइल, इन्वर्टर, यहां तक कि टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। बालकनी से साड़ी के फड़फड़ाने की आवाज आई, जैसे कोई वहां लटक रहा हो। काव्या की चीख से सब चौंक गए। जब नीलम भागती हुई उसके कमरे में पहुंची तो देखा काव्या हवा में 2 फीट ऊपर तैर रही थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी आवाज रजनी जैसी हो गई थी। मां, उसने कहा, अब मैं उसकी गुड़िया हूं, अब तू मर। अभय और नीलम जैसे तैसे उसे पकड़कर नीचे गिराया और किचन से गंगा जल का छिड़काव किया। तब जाकर वह बेहोशी में गिर पड़ी। नीलम अब समझ गई, आत्मा सिर्फ दिखती नहीं, अब शरीर में प्रवेश भी कर चुकी है। अगली सुबह नीलम ने किशन से एक और सवाल पूछा, क्या कभी कोई पुजारी या बाबा यहां आया है? किशन ने बताया कि एक बाबा, त्र्यंबकेश्वर बाबा, जो भोपाल के बाहर एक छोटे गांव बैरागढ़ में रहते हैं। उन्हें एक बार यहां बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही वो फ्लैट 703 के पास पहुंचे, उनकी आंखें सफेद हो गईं और उन्होंने उल्टी कर दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, ये आत्मा पाप से नहीं, छल्ले जाने से बनी है, इसे सिर्फ सच्चाई से मुक्ति मिलेगी। नीलम ने ठान लिया, अब यह घर छोड़ना नहीं बल्कि आत्मा को सच्चाई दिखाना है। अगले दिन नीलम अकेले ही बैरागढ़ गांव गई, जहां त्र्यंबकेश्वर बाबा रहते थे। उनकी झोपड़ी छोटी मगर रहस्यमयी थी। दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र, कुछ लाल धागों में लिपटे कंकाल और बीच में धूनी जलती हुई। बाबा आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। नीलम ने जैसे ही अंदर कदम रखा, बाबा की आंखें खुली।
वो तुम्हारे साथ है, वो लड़की नहीं, अब आत्मा बन चुकी है। नीलम कांप गई। वह हाथ जोड़कर बोली, बाबा कृपा करके हमें बचा लीजिए, मेरी बेटी की जान खतरे में है। बाबा ने कुछ देर चुप्पी के बाद कहा, मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक रजनी की सच्चाई सामने नहीं आएगी। उसकी आत्मा को दोषी ठहराया गया, लेकिन वो निर्दोष थी। उसका पति, रजनी की सहेली और एक झूठा केस, सब एक साजिश थी। नीलम ने पूछा, मगर ये सब साबित कैसे होगा? बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, उसकी आत्मा तुम्हें खुद सच्चाई बताएगी। ढूंढो उस डायरी को जो रजनी ने मरने से पहले लिखी थी, वही उसकी मुक्ति की कुंजी है। नीलम जब लौट कर आई तो उसने सीधे फ्लैट का स्टोर रूम खोलने की कोशिश की, लेकिन चाबी अंदर रह गई थी और दरवाजा अंदर से लॉक था। अभय ने एक लोहे की छड़ से दरवाजा तोड़ा। अंदर सब कुछ वैसा ही था, वही सड़ी बदबू, वही ठंडक। लेकिन अब एक और कोना खुला था, दीवार के पीछे हल्की दरार। जब उन्होंने उसे हटाया तो वहां एक छुपा हुआ लॉकर था, जंग लगा, आधा सड़ा हुआ। उसे खोलते ही एक लाल कपड़े में लिपटी डायरी मिली। डायरी का पहला पन्ना खून से सना हुआ था और ऊपर लिखा था, अगर मेरी बेटी को मारने वाला कोई है तो वो मैं नहीं, मेरा पति है। नीलम और अभय ने बैठकर डायरी पढ़नी शुरू की। पृष्ठ 5। मेरी सहेली ममता, जो अक्सर मेरे घर आती है, अब मेरे पति की बाहों में है। मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाती। मेरी बेटी साक्षी ने उन्हें एक दिन कमरे में साथ देखा। अब वे साक्षी को खत्म करना चाहते हैं। पृष्ठ 12। उस रात जब मैं पूजा कर रही थी, उन्होंने साक्षी के दूध में कुछ मिलाया। मेरी बच्ची बेसुध हो गई और फिर उन्होंने उसे बाथटब में डुबो दिया। पृष्ठ 19। उन्होंने कहा मैं पागल हूं। पुलिस को बताया कि मैंने बेटी की हत्या कर दी। मैं कुछ नहीं कह सकी, मेरी जुबान बंद हो गई थी। अंतिम पृष्ठ। अब मैं खुद को खत्म कर रही हूं ताकि मेरी आत्मा साक्षी को इंसाफ दिला सके। मैं यहां रहूंगी जब तक हर बेटी को अपनी मां से अलग किया जाएगा, तब तक मैं चैन से नहीं रह सकती। डायरी पढ़ते पढ़ते नीलम के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रजनी निर्दोष थी और उसी पर दोष मढ़ा गया। उसकी आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि सच्चाई कभी उजागर नहीं हुई। अगली रात जब सभी सो रहे थे, अचानक घर की सारी लाइटें फिर चली गईं। चारों ओर अंधेरा और एक धीमी धीमी धुन गूंजने लगी। सो जा मेरी गुड़िया। काव्या अपने आप उठकर चलने लगी। उसकी आंखें फिर सफेद थीं। वह बालकनी की ओर बढ़ी। नीलम दौड़ती हुई पहुंची और उसके सामने रजनी की आत्मा पूरी भयंकरता में प्रकट हुई। चेहरा जल चुका था, आंखें रक्तवर्ण, बाल बिखरे हुए और शरीर से पानी टपकता हुआ। मां, मेरी गुड़िया, तू मुझे वापस दे, वरना मैं सबको ले जाऊंगी। नीलम ने कांपती आवाज में कहा, रजनी, मैं जान गई हूं, तुम निर्दोष थी। देखो, ये तुम्हारी डायरी है। तुम्हारी बेटी को तुमने नहीं मारा। रजनी की आत्मा कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार कोई इंसान उसकी बात समझा था। तभी अचानक पीछे से रजनी के पति की आत्मा प्रकट हुई। चेहरा घिनौना, आंखों में हिंसा। तू फिर से सच्चाई क्यों लाना चाहती है? मैं नहीं चाहता लोग जाने कि असली गुनहगार मैं था। अब दोनों आत्माएं सामने थीं, एक निर्दोष मां और एक हत्यारा पिता। रजनी की आत्मा चिल्लाई, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं अब और माओं को दुख नहीं देना चाहती। मेरी बेटी साक्षी की आत्मा भी कहीं भटक रही है। मेरी डायरी को लोगों तक पहुंचाओ ताकि हम दोनों को चैन मिले। नीलम ने निर्णय लिया, वह यह डायरी पुलिस और मीडिया को सौंपेगी। लेकिन जाने से पहले आत्मा ने कहा, एक रात और है। अगर इस रात तक तुमने डायरी बाहर नहीं भेजी तो मैं फिर से काव्या को ले जाऊंगी। अगले दिन नीलम और अभय ने डायरी की फोटोकॉपी करवाकर एक पत्रकार को भेजी, लेकिन असली डायरी अब भी उनके पास थी। जिस पत्रकार को डायरी की फोटोकॉपी दी गई थी, उसका नाम था मनीष अग्रवाल, जो भोपाल टाइम्स में क्राइम रिपोर्टर था। उसने फोन कर नीलम से कहा था, मैम, ये बहुत बड़ा खुलासा है। मैं ये खबर कल सुबह पहले पन्ने पर छापूंगा।
लोग जानेंगे कि रजनी निर्दोष थी। रात के 2:11 पर नीलम को उसके नंबर से एक आखिरी कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ सिर्फ एक आवाज, धीमे मगर खौफनाक स्वर में, मुझे मत रोको। नीलम सन्न रह गई। सुबह 5 बजे पुलिस से खबर आई, मनीष अग्रवाल की लाश उसकी कार में मिली थी। कार दरिया के किनारे मिली। कार के शीशे अंदर से बंद थे और अंदर दीवार पर खून से लिखा था, मुझे नहीं चाहिए सच्चाई। जैसे किसी ने आत्मा की चेतावनी को सच कर दिया हो। अभय अब डर चुका था। उसका विश्वास भी अब टूटने लगा था। नीलम, ये डायरी अब खतरा बन चुकी है, वो हमें भी मार सकती है। नीलम ने कहा, नहीं अभय, ये डायरी मुक्ति की कुंजी है। अगर ये मिटा दी गई तो आत्मा फिर से काव्या को ले जाएगी। तभी अचानक दीवार की घड़ी गिर गई, बिजली बंद हो गई और दरवाजा अपने आप खुला। दरवाजे के पास वही गुड़िया बैठी थी, रजनी की साक्षी की गुड़िया, और अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। नीलम ने देखा, काव्या अपने कमरे में नहीं थी। नीलम और अभय दौड़ते हुए काव्या के कमरे में पहुंचे, लेकिन वो गायब थी। न कोई खिड़की खुली, न दरवाजा टूटा, जैसे वह हवा में गायब हो गई हो। तभी स्टोर रूम से फिर आवाज आई, मां, बचाओ। दोनों भागकर स्टोर रूम पहुंचे, जहां दीवार में बनी दरार अब और फैल चुकी थी। दीवार को हटाया गया तो पीछे एक छिपा हुआ कमरा निकला, बिल्कुल सीलन भरा, जिसमें मिट्टी, खून और बालों के गुच्छे पड़े थे। कोने में एक छोटा सा कुआं था, पुराना, पत्थरों से घिरा। अभय ने नीचे झांका। वहां काव्या बेहोश पड़ी थी और कुएं की भीगी सीलन भरी। नीलम बिना सोचे झुककर नीचे उतरी और काव्या को उठाया। जैसे ही उसने काव्या को बाहों में लिया, दीवारें कांपने लगीं और कुएं के अंदर से एक जलती हुई आकृति बाहर आई। रजनी की आत्मा अब भयावह रूप में थी। आत्मा चीख रही थी। उसकी आवाज में एक मां का दर्द, पागलपन और बदले की ज्वाला थी। तुम सबने मेरी बेटी को नहीं बचाया, अब मैं किसी की बेटी को नहीं बख्शूंगी। काव्या मेरी है। नीलम ने कांपते हुए डायरी आत्मा की ओर बढ़ाई और चिल्लाई, देखो रजनी, हमने तुम्हारी सच्चाई सामने लाई। पत्रकार मनीष ने मरने से पहले ये डायरी भेज दी थी और अखबारों में खबर लग चुकी है। तभी अभय ने अपने मोबाइल पर भोपाल टाइम्स की वेबसाइट खोली। हेडलाइन थी, रजनी मिश्रा निर्दोष थी, पति की साजिश सामने आई। रजनी की आत्मा कांप गई। उसका चेहरा पीला पड़ा, बाल हवा में उड़ने लगे और उसकी चीख हल्की पड़ने लगी। साक्षी, मेरी गुड़िया, क्या मुझे माफ कर दोगी? तभी उस कुएं के अंदर से एक छोटी सी रोशनी निकली, एक बच्ची की आत्मा। वो साक्षी थी। मां, अब चलो, हम अब आजाद हैं। रजनी की आत्मा मुस्कुराई, पहली बार। फिर दोनों आत्माएं रोशनी में बदलकर ऊपर उठ गईं और कुएं की दीवारों में लिखे सारे खून के निशान मिट गए। जैसे ही आत्मा शांत हुई, पूरे फ्लैट में उजाला भर गया। दरवाजे खुले, हवा बहने लगी। स्टोर रूम की दरवाजा अपने आप बंद हुआ और उसकी दरारें मिट गईं, जैसे वह कमरा कभी था ही नहीं। काव्या अब होश में थी। उसने नीलम से पूछा, मां, वो आंटी चली गई ना? उन्होंने कहा, अब मुझे कभी डरना नहीं पड़ेगा। नीलम की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोई, लेकिन यह आंसू डर के नहीं, राहत के थे। नीलम और अभय ने रजनी की डायरी की मदद से उसकी आत्मा की सच्चाई उजागर की। पत्रकार मनीष अग्रवाल की मौत के बाद खबर अखबार में छपी और रजनी की आत्मा को उसकी बेटी साक्षी के साथ मुक्ति मिल गई। काव्या बच गई। फ्लैट 703 शांत हो गया। एक हफ्ता बीत गया। जिंदगी फिर सामान्य हो गई थी, लेकिन एक रात नीलम को एक ईमेल मिला, पत्रकार मनीष अग्रवाल की मेल आईडी से। मेल में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझो मैं मर चुका हूं, पर मेरी जांच अभी पूरी नहीं हुई थी। फ्लैट 703 की कहानी रजनी मिश्रा पर खत्म नहीं होती। इस इमारत की नींव ही एक कत्लगाह पर रखी गई थी। मेल के साथ एक पुरानी फाइल अटैच थी, सरकारी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, केस फाइलें और एक मैप। फाइल के अनुसार जहां आज ये बिल्डिंग
शिव गंगा अपार्टमेंट बनी है, वहां 1979 में एक अनाथालय था। उस अनाथालय में आग लगने से 17 बच्चे जलकर मर गए थे। आग लगने का कारण आज तक सामने नहीं आया। फाइल में लिखा था, अनाथ बच्चों को प्रयोगशाला में मानसिक प्रयोगों के लिए ले जाया जाता था। आग एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सबूत मिटाने की कोशिश थी। नीलम और अभय अवाक रह गए। रजनी की आत्मा तो एक त्रासदी थी, लेकिन यह बिल्डिंग खुद एक श्मशान के ऊपर बनी थी। अब समझ में आया, रजनी की आत्मा को मुक्ति मिली, पर बाकी आत्माएं अभी भी बंद थीं। रात के 2 बजे फ्लैट 703 की दीवारों पर पानी के निशान फिर से उभर आए। काव्या के खिलौने अपने आप चलने लगे, घर की घड़ी उलटी चलने लगी और किचन में रखे चाकू से दीवार पर लिखा गया, अब मेरी बारी है। नीलम चिल्लाई, रजनी! लेकिन अब की आत्मा कोई और थी। एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें अझली और हाथ में एक अधूरी तस्वीर। मुझे मेरी मां चाहिए। आपने रजनी को तो बचाया, मुझे क्यों छोड़ दिया? नीलम कांप गई। ये आत्मा उन 17 बच्चों में से एक थी। नीलम ने फिर से त्र्यंबकेश्वर बाबा को बुलाया। बाबा आए अपने साथ एक लोहे का संदूक और मिट्टी का दीपक लेकर। उन्होंने कहा, इस बार आत्माओं की मुक्ति आसान नहीं होगी, बलिदान देना पड़ेगा। या तो ये जगह छोड़ दो या आत्माओं को चैन दो। नीलम ने पूछा, कैसे? बाबा बोले, जिस मां ने कभी इन बच्चों को गोद में नहीं लिया, आज उसे उनका सहारा बनना होगा। उन्हें अपनाओ और एक एक बच्चे को नाम देकर विदा करो। उन्हें भूलने नहीं देना, तभी वो तुम्हें छोड़ेंगे। नीलम ने दीपक जलाया और बच्चों के नाम लेने लगी। विक्रम, माया, समीर, रिया, रोहन। हर नाम पर एक परछाई रोशनी में विलीन होती गई। तभी आखिरी बच्चा सामने आया, वही आत्मा जो सबसे पहले आई थी। मेरा नाम कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं चाहता। नीलम रो पड़ी। उसने उसे गले लगाया और कहा, तेरा नाम आरव है, अब तू अकेला नहीं है। उस बच्चे की आत्मा नीलम की गोद में ही घुल गई, जैसे उसे मां मिल गई हो। लेकिन आत्मा जाने से पहले बोली, मुझे इस बिल्डिंग से पूरी तरह हटना है, पर इसके लिए कोई एक इंसान यहां रहकर हमारी यादों को जीवित रखे। नीलम ने अभय और काव्या की ओर देखा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, मैं रहूंगी, मैं इन दीवारों की मां बनूंगी। मुझे अब डर नहीं लगता। अगर इन बच्चों की आत्माएं फिर लौटें तो उन्हें मेरी गोद मिलेगी। अभय ने रोते हुए नीलम को गले लगाया। काव्या बोली, मां, आप बहुत बहादुर हो। अभय और काव्या भोपाल छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए। नीलम उसी फ्लैट 703 में रहने लगी, अकेले, लेकिन कभी डर के बिना। कहते हैं शिव गंगा अपार्टमेंट का फ्लैट 703 अब कभी नहीं बिकता। नीलम अब भी वहां रहती है और उसकी बालकनी में हर रात एक दीपक जलता है। पास की बिल्डिंग के लोग कहते हैं रात को किसी किसी समय वहां बच्चों की हंसी सुनाई देती है, लेकिन अब वो डरावनी नहीं, सुकून भरी लगती है। और कभी कभी नीलम बालकनी में बैठकर एक डायरी पढ़ती है, जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा है, मैं अब सिर्फ एक किराएदार नहीं, मैं उस घर की रूह हूं जो अब डराता नहीं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।